हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल भगत और आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। आज हम उत्तराखंड में इंट्रोडक्शन का पार्ट लेके चलेंगे और इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि उत्तराखंड में क्या क्या हमें इंट्रोडक्शन में दिया गया है या हमें अपने तरीके से पढ़ना है। तो बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्य का गठन। राज्य का गठन कब और कैसे हुआ ये हमें जानना है। उसके बाद जानेंगे हम राज्य के प्रतीक और चिन्ह। इसके बारे में जानेंगे कि राज्य के प्रतीक और चिन्ह का निर्धारण कब हुआ और इसमें जो है आने वाले पार्ट कौन कौन से हैं। जैसे कि मान लिया हम अगर बात करें तो राज्य का जो पुष्प है, राज्य का पुष्प क्या है, राज्य का पशु क्या है, राज्य का पक्षी क्या है, राज्य का वृक्ष क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। थर्ड वाले पॉइंट में अगर हम जाएं तो थर्ड वाले पॉइंट में हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे जिलों का गठन। जिलों का गठन हमें जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा जिला किस जिले से अलग होकर बना है। ठीक है, तो पहला पार्ट ले लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य का गठन। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ तक। लेकिन हमें उससे पहले जानना होगा कि उत्तराखंड राज्य का जो गठन है वो कब हुआ और उसमें जो गठन होने से पहले कितने मंडल थे। जब तक हमें मंडल नहीं पता होगा हमें गठन का कैसे पता चलेगा। पहले तो मंडल बन चुके ना। तो मंडल की बात करते हैं कि दो हमारे यहाँ मंडल है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। लेकिन अगर बात करें गठन किसका कब हुआ तो सबसे पहले होता है कुमाऊं मंडल का गठन। सन 1854 में कुमाऊं मंडल का गठन किया गया। उसके बाद होता है गढ़वाल मंडल का गठन। गढ़वाल मंडल का गठन हुआ 1869 में। इनका मुख्यालय क्रमानुसार बनाया गया। जैसे कुमाऊं मंडल का गठन किया गया था 1854 में, मुख्यालय बनाया गया था नैनीताल। और बात करते हैं गढ़वाल के, तो गढ़वाल का मुख्यालय बनाया गया था आपका पौड़ी। आगे चलते हैं कि 9 नवंबर सन 2000 को तो हमारा राज्य का गठन हो चुका, लेकिन इससे पहले कुछ प्रक्रियाएं होती हैं एक राज्य को बनाने के लिए। वो प्रक्रियाएं क्या है? वो प्रक्रिया है हमारे लोकसभा से पास होना चाहिए, राज्यसभा से पास होना चाहिए। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग से यहीं से बन जाता है कि उत्तराखंड राज्य बनने के लिए लोकसभा में कब पारित किया गया। लोकसभा में पारित किया गया 1 अगस्त सन 2000 को। आगे चलते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में कब पारित किया गया? राज्यसभा में पारित किया गया 10 अगस्त सन 2000 को। आगे चलते हैं, अब फिर बाद में आते हैं हम लोग कि हमारे जिस समय हमारा उत्तराखंड बन रहा था तो उस समय के हमारे राष्ट्रपति कौन थे। जी हाँ जी बिल्कुल, उस समय के हमारे राष्ट्रपति थे KR नारायण जी। बिल्कुल KR नारायण जी हमारे उस समय के राष्ट्रपति थे। यानी कि हमें जो उत्तराखंड राज्य की जो स्वीकृति मिली है वो KR नारायण जी द्वारा दी गई है। और ये स्वीकृति मिली है हमें 28 अगस्त सन 2000 को। जी हाँ, तीनों डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, आप इन्हें जरूर पढ़ें। आगे देखते हैं, अब बात आ जाती है कि उत्तरांचल राज्य का गठन हो गया। अब हमारा 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ, उत्तरांचल का गठन हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल का गठन हुआ है। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड कैसे बना। उत्तराखंड की अगर हम डेट देखें तो 1 जनवरी सन 2007 को 1 जनवरी सन 2007 को उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कर दिया गया। लेकिन एक सवाल है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। वैसे तो तर्क बहुत सारे हैं, लेकिन एक नेगेटिव वे में अगर देखा जाए कि उत्तरांचल का अगर हम संधि विच्छेद कर दें या 2 पार्ट में तोड़ दें तो उत्तरा आंचल, इसका मतलब क्या है, यानी कि एक नेगेटिव सेंस में अर्थ जाता है। जो हमारे राज्य का नाम है, इतना बड़ा राज्य है हमारा, इतना अच्छा राज्य है, यहाँ पर देवी देवता वास करते हैं और उसका नाम कुछ अटपटा सा हो जाए तो नेगेटिव सेंस में जरूर जाएगा। तो इसीलिए एक कारण, महत्वपूर्ण कारण एक ये भी रहा है। मैं ये नहीं कहता कि और कारण नहीं रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा है कि इसका नाम जो है उत्तराखंड इसलिए कर दिया गया। तो उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया 1 जनवरी सन 2007 में। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि हमारी जो राजधानी है, राजधानी क्या बनाई गई। तो हमारी राजधानी अस्थायी राजधानी बनाई गई थी जिस समय में राज्य का गठन हुआ, वो बनाई गई थी देहरादून। ठीक है, बाद में बहुत ज़्यादा विवाद हो चुका था कि हमारी राजधानी जो है ज्यामितिक दृष्टि से होनी चाहिए गैरसैंण, जो आपके चमोली में पड़ती है। बिल्कुल गैरसैंण होनी चाहिए, लेकिन उसमें काफ़ी विवाद रहा। लेकिन काफ़ी समय के बाद अब पता चला है कि हाँ, हमारी द्वितीय राजधानी गैरसैंण बना दी गई है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमारी जो राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा वो क्या है। हमारी राजकीय भाषा हिंदी है। दूसरी राजकीय भाषा हमारी बनाई गई है संस्कृत, सन 2010 से। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से सन में बनाई गई है, सन 2010 से बनाई गई है। आगे चलते हैं भाई, इसमें आगे इंट्रोडक्शन को जानने के लिए अब हमें ये देखना है कि उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य में क्या क्या नई नई चीज़ें आ चुकी हैं, क्या क्या नई चीज़ें जुड़ चुकी हैं। ठीक है,
अगर हम एक पॉइंट की बात करूं, सबको पता होगा वैसे, जिस समय राज्य बना था हमारे राज्य के साथ 2 राज्य और बनाए गए थे, आगे पीछे ही बने थे, सबको है। लेकिन हमें अपने राज्य से मतलब है, यहाँ पर हमारा सीरियल क्रम जो है, सीरियल क्रम के अनुसार हमारा उत्तराखंड का राज्य का जो स्थान है वो 27वां राज्य है। अब बात करते हैं आगे कि राज्य के चिन्ह और प्रतीक। हाँ जी, राज्य के चिन्ह और प्रतीक, इनका निर्धारण कब और कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे राज्य का चिन्ह। राज्य का चिन्ह क्या है? राज्य का चिन्ह है हमारी हिमालय की 3 चोटियाँ और गंगा की 4 लहरें। बिल्कुल, हिमालय की 3 पर्वत चोटियाँ और गंगा की 4 लहरें। अगर हिमालय की पर्वत चोटियों की बात करें तो हिमालय की जो पर्वत चोटियाँ हैं, बीच वाली पर्वत चोटी ऊपर रखी गई है, यानी कि बड़ी रखी गई है, बड़ी है उसमें। उसके अंदर दिया गया है अशोक का चिन्ह, यानी अशोक की लाट, और उसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो बड़ी चोटी है, इस बड़ी चोटी के अंदर इसकी जो पृष्ठभूमि है वो किस रंग की है? आप लोग बिल्कुल गए होंगे, सरकारी दफ्तरों में गए होंगे, सरकारी जितने भी ऑफिस है आपके, सब आपने देखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर ध्यान से याद करें तो आपको अगर कुछ याद आता है तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में। इसमें क्या है कि रेड कलर की रखी गई है, यानी लाल रंग की है, उसका पृष्ठ जो है लाल रंग का है। उस पर लिखा गया है, उस पर डाला गया है फिर अशोक की लाट का चिन्ह। अशोक की लाट के चिन्ह की बात करें तो वो सफ़ेद रंग में रखी गई है। उसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। जी हाँ, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है ये लिया कहाँ से गया है? सत्यमेव जयते लिया कहाँ से गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। बिल्कुल, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछता है। आप सेंटर का एग्जाम दे दो या स्टेट का एग्जाम दे दो। फिलहाल हम राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य के बारे में बताएंगे। तो अगर मैं पूछूं कि ये जो हमारे यहाँ अशोक की लाट जो लगाई गई है ये किस रंग में है, तो इसका जो रंग है वो सफ़ेद रंग का है, यानी वाइट कलर में है, सफ़ेद रंग में रंगा गया है। उसके बाद आते हैं थोड़ा नीचे, 4 गंगा की लहरें बह रही हैं जो ब्लू कलर में है। जी हाँ, 4 गंगा की लहरें जो है वो ब्लू कलर के अंदर है। और उसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो जो राज्य चिन्ह है हमारा, अगर उसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो राज्य चिन्ह में वो दिया गया है सफ़ेद रंग में, सफ़ेद रंग में वो दे रखा है। तो ये हमारा जो है राज्य चिन्ह के बारे में बात की जा रही है। बात करते हैं अभी, अगर हम देखें कि चिन्ह का निर्धारण कब हुआ, चिन्ह का निर्धारण कब हुआ, तो ये हुआ है सन 2001 में। तो ये बात चल रही थी हमारे राज्य के चिन्ह की। तो राज्य चिन्ह हमने देख लिया कैसे कैसे है और इसमें क्या क्या दिया गया है। आगे चलते हैं, राज्य के पक्षी के बारे में जानेंगे, राज्य के पशु के बारे में जानेंगे, राज्य के वृक्ष के बारे में जानेंगे, राज्य के जो पुष्प है उसके बारे में जानेंगे। तो सीरियल वाइज ही चल लेते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है इसके अनुसार चलेंगे। तो राज्य का जो पुष्प है उसके बारे में बात कर लेते हैं। राज्य पुष्प की अगर हम बात करें तो ये मध्य हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, मध्य हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन में अगर आपके पास आता है कि कौन से हिमालय में आता है तो ये आता है आपके मध्य हिमालय क्षेत्र में। अगर ऊंचाई के अनुसार देखा जाए कि देखते हैं हम लोग पहाड़ों में कहीं ऊंचाइयाँ जिस तरह से नापी गई है उस हिसाब से देखें तो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर यह पुष्प हमें देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं वैज्ञानिक नाम की। हाँ जी, वैज्ञानिक नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम है सौसूर्या अबवेल्टा, यानी कि हमारे ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सौसूर्या अबवेल्टा। जी हाँ, ये नाम थोड़ा इंग्लिश का है तो याद करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, आगे चल देते हैं। अगर बात करें हम लोग कि ये कौन से कुल का पौधा है, एक कुल होता है, परिवार होता है, तो उस कुल का नाम है एस्टेरेसी। एस्टेरेसी। स्क्रीन पर जो भी लिखा गया है बिल्कुल क्लियर लिखा गया है। कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर की जो आवाज़ है जो वो कनेक्ट अच्छे से नहीं हो पाती है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, स्क्रीन पर जो भी नाम दिए गए हैं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ दिए गए हैं। आपको अगर लगता है कि कहीं प्रोनाउंसिएशन में हमारी कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो लिखित में बिल्कुल सामने आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ध्यान लगा के पढ़ना है। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। हम बात कर रहे थे कौन से कुल का पौधा है, तो कुल का नाम है एस्टेरेसी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में जो ब्रह्म कमल की प्रजातियां हैं वो कितनी हैं। उत्तराखंड में प्रजातियां कितनी हैं? 24, यानी कि 24। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की प्रजातियां 24 हैं। बात करते हैं पूरे भारत की, तो भारत में कितनी प्रजातियां हैं? भारत में है 61, यानी कि 61 प्रजातियां भारत के अंदर है। अब बात कर लेते हैं पूरे विश्व की। पूरे विश्व में अगर हम देखें तो 210 प्रजातियां हैं भारत के अंदर, सॉरी
भारत बोलना विश्व के अंदर 210 प्रजातियां हैं ब्रह्म कमल की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। ये सब चीज़ें तो लगभग आप लोगों ने पढ़ी होंगी, क्योंकि बेसिक से आपकी क्लास चल रही है, कोई भी पॉइंट छुड़ा नहीं जा रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं कि जो उत्तराखंड में मुख्य प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी। क्वेश्चन पेपर में आने लायक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड में जो प्रजातियां हैं, मुख्य प्रजाति कौन कौन सी है, तो 4 प्रजातियां रखी गई हैं। मैं इनके नाम बता देता हूं आपको। सौसूरिया ग्रामिनी फोलिया, दूसरा है सौसूरिया लंपा, तीसरा है सौसूरिया सीमेसोनिया, और चौथा है सौसूरिया ग्रासोफिफेरा। जी हाँ, बिल्कुल, ये 4 नाम है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहे होंगे, आपको यहाँ से इन्हें याद कर लेना है। अब बात कर लेते हैं फैन कमल। फैन कमल इनमें से कौन सा है। जी हाँ, पहले वाला जो नंबर है वो फैन कमल का ही है। इसमें हमने बोला है सौसूरिया ग्रामिनी फोलिया। जी हाँ, और एक आता है सौसूरिया ग्रासोफिफेरा, सौसूरिया ग्रासोफिफेरा, जो चौथे नंबर पे सौसूरिया ग्रासोफिफेरा है। इसका नाम दिया गया है लंपा। जी हाँ, लंपा। अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये प्रजातियां तो 24 थी और हम 4 ही क्यों पढ़ रहे हैं। 4 ही क्यों पढ़ रहे हैं। 4 इसलिए पढ़ रहे हैं कि मुख्य यही हैं, बाकी तो वरना 210 हैं, कहाँ तक पढ़ पाएंगे। एग्जामिनर नाराज है हमारे से, कितना, इतना भी नहीं कि भाई विश्व में से उठा के लिया है। ठीक है, तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है हम उसे ही लेके चलेंगे, ताकि आपके सिलेक्शन में इजीली आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं रंग की। अगर हम देखें कि ब्रह्म कमल का जो रंग है वो किस तरह का है। देखो, ब्रह्म कमल का रंग अगर आप नेट पे भी सर्च मारोगे, कहीं पर पीला दिखाई देता है, कहीं पर सफ़ेद दिखाई देता है, कहीं पर थोड़ा अलग कलर का दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन ब्रह्म कमल का एक्यूरेसी जो कलर है वो है बैंगनी रंग। ठीक है, और बाकी के जो लंपा है और फैन कमल है, इनका रंग भी बैंगनी ही है। जी हाँ, इनका भी रंग बैंगनी ही है। आगे चलते हैं, स्थानीय भाषा में इस ब्रह्म कमल को बोला क्या जाएगा, तो वो बोला जाएगा कौलपदम। हाँ जी, बिल्कुल, कौलपदम बोला जाएगा। आपके स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा है, आप वहाँ से भी पढ़ते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, ब्रह्म कमल अगर हम देखें तो इसके पेड़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके पत्तियों का रंग कैसा होता है। इसके पत्तियों का रंग होता है पीला। जी हाँ, बिल्कुल पीला होता है। इसकी धरती से जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, वो होती है 70 से 80 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल, 70 से 80 सेंटीमीटर। और ये गुच्छे की तरफ बाहर निकलता है, जैसे गुच्छा होता है ना, उस तरह से बाहर निकलता है। और इसमें जो है इसे पुंज के बोलते हैं, पुंज बोलते हैं, जिससे ये फ्लावर जो हमारा फूल है ये बाहर निकलता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आगे चलते हैं, इसमें जान लेते हैं कि ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। अगर क्षेत्र की हम बात करें तो उत्तराखंड में सबसे पहले पाया जाएगा केदारनाथ में। जी हाँ, बहुत अधिक मात्रा में मिलता है केदारनाथ में। फिर बात कर लेते हैं फूलों की घाटी। नाम से ही पता चल रहा है कि फूलों की घाटी है, यानी फूलों की घाटी का मतलब क्या है कि भाई जहाँ पर बहुत सारे फूल हैं। हाँ जी, ये फूलों की घाटी वही है जो चमोली में है, जो फ्रैंक स्मिथ ने जिसकी खोज की थी। डिटेलिंग में पढ़ेंगे, जैसे ही टॉपिक आएगा हमारा हम उसके बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, फिर ये मिलता है हमारा शिवलिंग बेस के आसपास, शिवलिंग बेस पर मिलता है। और लास्ट में एक साइट और है इसकी, पिंडारी ग्लेशियर। जी हाँ, ये 4 जगह मिलता है। स्क्रीन पर आपको नाम अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं जगह ज़्यादातर मिलता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये एक कारण इसका ये भी है कि ब्रह्म कमल हमने हमारा जो राज्य का चिन्ह जो बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है, राज्य के जो प्रतीक बनाए गए हैं ये हमारे, ये क्यों बनाए गए हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं कि हमारे यहाँ केदारनाथ में भगवान शिव को ये अर्पित किया जाता है प्रसाद के रूप में, फिर भक्तों को बांट दिया जाता है। ठीक है, तो अर्पित किसे किया जाता है, भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। तो बात कर रहे थे हम ब्रह्म कमल की, तो ब्रह्म कमल का अब खिलने का समय देख लेते हैं। ब्रह्म कमल के खिलने का समय जो है 3 महीने का लिए होता है, जुलाई अगस्त सितंबर। जी हाँ, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में हमारा जो ब्रह्म कमल है पूरा खिलकर तैयार हो जाता है। सितंबर के बाद क्या हो जाता है, ये सूख जाता है और ये नष्ट होने की कगार पे आ जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे चलते हैं हम राज्य पक्षी पर। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे थे कि भाई दूसरे नंबर पे किसे पढ़ेंगे, हम राज्य पक्षी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी क्या है हमारा, राज्य पक्षी है हमारा मोनाल। जी हाँ, राज्य पक्षी है हमारा मोनाल, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लोफोफोरस इम्पीजेनस।
जी हाँ, लोफोफोरस इम्पीजेनस। जी हाँ, प्रोनाउंसिएशन है, बोलना पड़ेगा धीरे धीरे तभी याद होगा। ठीक है, बाकी स्क्रीन पर भी आपको लिखा मिल जाएगा जो अच्छे से बिल्कुल दिख जाए। ठीक है, अगर हम बात करें कि हिमालय के किस क्षेत्र में पाया जाता है, हिमालय के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये तो पक्षी है, एक जगह तो रुकेगा ही नहीं, ये तो किसी भी हिमालय क्षेत्र में जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हिमालय के ये किसी भी भाग में पाया जा सकता है। ऐसे कोई ये नहीं है कि मध्य में ही पाया जाएगा या वृहत हिमालय में ही पाया जाएगा या तिलहु में ही पाया जाएगा, कहीं पर भी मिल सकता है। ठीक, अगर हम अब इसकी बात करें कि कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, तो ऊंचाई पर पाया जाता है 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर। ऊंचाई के अनुसार देखा जाए कि वहाँ तो कंपलसरी मिलना ही मिलना है, मतलब एक स्टैंडर्ड जो रखा गया है ऊंचाई के अनुसार वो यही रखा गया है कि 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर आपको मिलना ही मिलना है। ठीक, अच्छा अब बात कर लेते हैं इसके आहार की, यानी कि ये खाता क्या है। खाने में इसे आलू पसंद है, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा किताबों में कि आलू की फसलों को नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है। अब देख लेते हैं, एक पक्षी है, तो पक्षी है तो कीड़े मकोड़े तो ज़रूरी खाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये तो खाद्य श्रृंखला का नियम है कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि ये जो है हमारा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, ये इसके साथ साथ और कौन से राज्य का है, तो ये है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, और नेपाल का नेशनल पक्षी यानी राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है। जैसे कि हमने ब्रह्म कमल में 4 प्रजातियां पढ़ी थी वेरी इंपॉर्टेंट के साथ, ठीक है, जैसे कि वो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ऐसी इसकी भी 4 प्रजातियां हैं जो मुख्य हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनके नाम जरूर नोट करना, अच्छे से पढ़ना, ताकि आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। देखो हमने गारंटी ली है 30 से 30 क्वेश्चन हमारे अलग पार्ट के हैं, 10 क्वेश्चन हमारे जो है हिस्ट्री के पार्ट के हैं, तो हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो लिख लेते हैं मुख्य प्रजातियां। मुख्य प्रजातियां क्या है? इपेलेस, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इपेलेस, पहली प्रजाति इपेलेस है, दूसरी है स्केलेट्री, तीसरी है ल्यूरी, चौथी है लोफोफोरेंस। जी हाँ, चारों नाम हैं, चारों नाम आपके स्क्रीन पर दे दिए गए हैं। आगे चलते हैं, मोनाल पक्षी के बारे में जानते हैं। स्थानीय भाषा में इसका क्या नाम है? स्थानीय भाषा में नाम दिया गया है मनियाल या मुनाल। जी हाँ, स्थानीय भाषा में बोला जाता है मनियाल या मुनाल। ये तो हमें पता ही है कि स्थानीय भाषा में हमारे यहाँ थोड़ा सा शब्दों को खींचकर बोला जाता है, वही हमने बोल दिया मनियाल या मुनाल। इसकी अगर पहचान की बात करें तो जैसे कि हम लोगों ने मोर देखा है ना, मोर का कलर जो होता है उसमें कई रंगों का समूह मिक्सअप है, ऐसे ही इसके अंदर जो है एक ब्लैक, ग्रीन और ब्लू तीनों रंगों का मिक्सअप दिया गया है। मतलब प्रकृति ने दिया है, हम तो कौन है देने वाले, प्रकृति ने दिया है, 3 रंगों का मिक्सअप है इसके अंदर। और सर के ऊपर एक कलंगनी है जैसे एक मोर के सर पे होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसमें जो हमारा पक्षी है इसके बचाव के कार्य जरूरी हैं। कारण है कि इसकी जो खाल के लिए और मांस के लिए इसका अवैध शिकार होता रहा है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अब जब शिकारी उसका शिकार करेंगे तो इनकी संख्या दिनों दिन घट जाएगी, और दिनों दिन घटेगी तो हमारी जो खाद्य श्रृंखला है उस पर तो इफेक्ट डलेगा ही डलेगा। जाहिर सी बात है, प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तो फिर तो सबको ही भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देखते ही हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, तो कभी हमारे पर्वत टूट जाते हैं, ठीक है। लास्ट बात कर लेते हैं पक्षी के बारे में कि ये इसका जो स्थान है, रहने का जो स्थान है वो कहाँ पर है। हाँ जी, तो ये जो है घोंसले में नहीं रहता, पक्षी होने के बावजूद ये घोंसले में नहीं रहता, ये रहता है चट्टानों के अंदर। चट्टानों के अंदर ये अंडे देता है। और इसकी जो 2 प्रजातियाँ, ये जो प्रजाति है मोनाल हमारी, तो मोनाल प्रजाति मादा है, और इसकी दूसरी प्रजाति है डफिया जो नर पक्षी है। इसमें हमारी जो राज्य पक्षी है इसके बारे में इतना ही। तो बात कर रहे थे हम लोग राज्य के पक्षी की। अब बात कर लेते हैं हम कि राज्य के पक्षी तक हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में। इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट हम आगे देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे जो बचा हुआ पार्ट है राज्य के, जितने राज्य का पशु क्या है, राज्य का वृक्ष क्या है, और जिलों का गठन कैसे और कब हुआ है, ठीक। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपने उत्तराखंड के बारे में। देखो, उत्तराखंड को जितना आप टेंशन लेके पढ़ोगे उतना ही टिपिकल बन जाएगा, और जितना आप उसे इजीली पढ़ोगे उतना ही आसान बन जाएगा।
ये मत सोचो कि बाहर वाले क्या कह रहे हैं, यार दोस्त क्या कह रहे हैं, या आपका माहौल क्या कह रहा है, ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास है सिर्फ एक ही हथियार है हमारे पास कि हमें मेहनत करनी है और तैयारी करनी है, और वो भी इजी तरीके से। देखो हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, हार्ड वर्क के साथ साथ अगर स्मार्ट वर्क भी हो जाए तो सिलेक्शन के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं। यानी कि मैं मानता हूँ सिलेक्शन ले ही लेते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन वो डिपेंड आप पर करेगा कि आप लोग कैसे करते हो, आप लोग किस माहौल में रह रहे हो। लेकिन आपको माहौल छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ना है, क्योंकि डिसीजन आपने लिया है कि जॉब आपको लेनी है। अगर डिसीजन आप ले रहे हो तो आप ही को ही मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी आपको क्या करना है, जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं बस उसे तैयार करते चलिए और आपका सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। उत्तराखंड इतना भी टिपिकल नहीं है जितना बना रखा है। आप देखना, जिस समय हमारी टोटल वीडियो आप देख लोगे, आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं 100% तो नहीं बोल सकता क्योंकि 100% तो कोई भी नहीं होता इस धरती पे। कोई भी अगर आपको बोल देगा कि 100% है, लेकिन 99% आपके सारे क्वेश्चन हमारी वीडियो से ही मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे का जो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।